प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि या रीतिकाल की परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। तो साहित्य के बारे में कहा गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है। प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य बालकृष्ण भट्ट ने एक कथन कहा था। तो जन समूह का हृदय अपने युग की राजनीतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से पूर्ण आपूरित होता है, और जैसी राष्ट्र की युगीन परिस्थितियां होंगी वैसा ही जनसमूह का हृदय विकसित होगा, और जनसमूह के हृदय की भावनाएं एवं मस्तिष्क के विचार ही साहित्य में समाहित होंगे, क्योंकि साहित्य का जो लेखक है वो भी जन सामान्य का ही एक व्यक्ति होगा। साहित्य की रचना भी समाज का कोई सहृदय नागरिक ही करेगा, क्योंकि साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी पहले होता है और साहित्यकार बाद में। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने रीतिकाल नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान हुआ करता है, क्योंकि युगीन वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। अतएव युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अपने आप में अनिवार्य हो जाता है। अर्थात यदि हमें साहित्य का ज्ञान करना है तो उस युगीन परिस्थितियों का ज्ञान हमें निश्चित रूप से करना होगा, वरना हम उस साहित्य की बातों को नहीं समझ पाएंगे। रीतिकालीन साहित्य का मूल्यांकन रीतिकाल की युगीन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है कि उस युग में, उस समय सीमा में कौन कौन सी परिस्थिति, कैसा वातावरण वहाँ पर रहा था। तो हम इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ, अर्थात उस टाइम में राजनीतिक वातावरण कैसा था। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक लिखे गए रीतिकालीन साहित्य के समय राजनीतिक दृष्टि से भारत मुगल वंश के चरमोत्कर्ष, उसके करुणादायक अंत, देशी रजवाड़ों के आपसी ईर्ष्या द्वेष और अंग्रेजी साम्राज्य की सुदृढ़ता का समय रहा है। अर्थात इस समय में अंग्रेज़ों का चरमोत्कर्ष काल भी था। धीरे धीरे अंग्रेज सत्ता का ह्रास हुआ, देशी राजा रजवाड़े हैं, इनका काल रहा ये, और उसके बाद में धीरे धीरे इस सत्ता का अंत होकर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व इस समय में स्थापित हो गया था। अकबर के उत्तराधिकारियों में शाहजहां तथा जहांगीर तक केंद्रीय सत्ता मजबूत रही और भारतवर्ष में सुख शांति फैली रही। कलाओं, किलों एवं मयूर सिंहासन, ताजमहल का निर्माण हुआ। अर्थात साहित्य, संगीत, कला से किसी भी प्रकार की गतिविधियों, सब में ये काल एक तरह से उन्नति का काल रहा। लेकिन शाहजहाँ की बीमार अवस्था से फायदा उठाकर औरंगजेब ने सहीफनु राज्य के उदार उत्तराधिकारी दारा शिकोह से सत्ता छीन ली। वास्तविक रूप से जो मुगल सत्ता जिस प्रकार से चल रही थी उसका योग्य उत्तराधिकारी दारा शिकोह था, लेकिन मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में औरंगजेब ने अपना शासन वहाँ पर स्थापित कर लिया। उसके आतंक से देशी जनता डरी सहमी रहने लगी। 50 वर्षों के लंबे शासन के बावजूद दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम के सभी राजा, महाराजा एवं जमींदार मुगल शासक से नाराज हो गए। परिणामतः औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के साथ ही देशी रजवाड़े धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग गए, अर्थात उनका केंद्रीय सत्ता से विश्वास उठ गया। शाह आलम प्रथम और उसके बाद भी अयोग्य उत्तराधिकारियों से केंद्र की सत्ता चरमरा गई। इसका सीधा फायदा अंग्रेज़ों को मिला। अब उसका साम्राज्य धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत पर फैलने लगा। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर हो जाने और अंग्रेजी अत्याचार से मुक्ति पाने हेतु देशी राजाओं, नवाबों एवं जमींदारों ने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। लेकिन 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से देशी रजवाड़ों, राजपूतों, बुंदेलों और मराठों की शक्ति का लगभग अंत हो गया। शेष रहे जमींदार, राजा एवं नवाब धीरे धीरे अंग्रेजी आधिपत्य में डरे सहमे रहने लगे। अंग्रेज़ों ने प्लासी एवं बक्सर के युद्धों के बाद सहायक संधि द्वारा रजवाड़ों को धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य एवं देशी राज्यों का आपसी ईर्ष्या, द्वेष, शंका, षड्यंत्रों, कुचक्रों और विलासी जीवन के कारण करुणादायक अंत हो गया। यही कारण है कि रीतिकालीन साहित्य में राजाओं की विलासिता, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्रों का वर्णन पुरजोर मिलता है, और जन जन की उपेक्षा के कारण घोर श्रृंगारिकता का नक्शे वर्णन इसमें किया गया है। रीतिकालीन काव्य में राष्ट्रीयता की उपेक्षा राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है। अब हम देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति।
रीतिकाल के सामाजिक जीवन पर यथा राजा तथा प्रजा की कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती है। हमारे साहित्य में कहा गया है कि जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। तो जो राजा जागीरदार ये थे, इनकी हालात हम देख ही चुके हैं कैसे थे, उसके अनुसार ही जनता का होना स्वाभाविक है। बादशाह है, उसके दरबारी, उमर उमराव, जमींदार, छोटे मोटे राजा, नवाब और सेठ साहूकार आदि विलासिता, कामुकता, नारी भोग, काम कलाओं, मदहोशी, द्रव्य अद्रव्य के संग्रहण करने में आकंठ निमग्न थे। इनकी आय कृषक एवं श्रमिक वर्ग पर निर्भर थी, इसलिए शासक वर्ग और स्थानीय सेठ साहूकार आपस में मिलकर किसानों श्रमिकों का शोषण करते थे। उनकी जमीन और खलियान तक हड़प लिए जाते थे और मुंह मांगा लगान न देने पर दिन भर कठोर श्रम करवाकर भी श्रमिकों कृषकों पर शाम को कोड़े बरसाए जाते थे। कर उन्हें अपनी उपभोग सामग्री बना लेता। इनका जो जीवन है वो विलासिता का हो चुका था। ये इसमें जो गरीब लोग थे, कामगार लोग थे, इन सब का इसमें शोषण करते थे। विलासी हो चुका शासक वर्ग सेठ साहूकारों के इशारों से गरीब की युवतियों का अपहरण कर उसे अपनी भोग सामग्री बना लेता था। सुगंधित द्रव्य से रंग महल महका करते थे। रानी एवं राजकुमार राजकुमारियां उचित देखरेख के अभाव में महलों के दास एवं सेवकों के साथ अनैतिक संबंध बना लेते थे और पर्दों के पीछे प्रेम व्यापार चला करते थे। सुरा सुंदरी के इस युग में शिक्षक भी राजकुमार राजकुमारियों को काम कला की शिक्षा दिया करते थे और समय के अनुरूप उनसे संबंध भी स्थापित हो जाते थे। अपने कार्य को पूर्ण करने और कराने के लिए रिश्वत लेना देना एक सामान्य सी बात थी। राजमहलों में आपसी ईर्ष्या, द्वेष व षड्यंत्र रचे जाने लगे थे। अर्थात पूरी तरह से देखा जाए तो पूरा जो माहौल था वो वैमनस्यपूर्ण हो चुका था। इसके विपरीत श्रमिक कृषक वर्ग बेहाल था। एक तरफ बादशाह नवाब को लगान देना पड़ता था तो दूसरी तरफ स्थानीय राजा, नवाब, सेठ साहूकार या जमींदार अपना हक छीना झपटी से ले लिया करते थे। अपना पेट पालने के लिए किसान श्रमिक वर्ग कठोर श्रम करता था। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसान श्रमिक बालिकाओं का बचपन में ही विवाह कर दिया करते थे। कचहरी एवं पुलिस विभाग की भ्रष्टता के चलते कोई यहाँ जाना सुरक्षित नहीं समझता था। राजाओं, नवाबों एवं बादशाहों की सेनाएं आते जाते समय किसानों के खेत खलिहानों को रौंद दिया करती थी या जला दिया करती थी। यही नहीं, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि के चलते सामान्य जनता को भूखों मरना पड़ता था। राजकीय सहायता कभी कभार मिलती थी या यूँ माने कि मिलती नहीं थी। इससे जनता कभी कभी पलायन भी कर जाती थी। सर्वत्र शोषण, अन्याय, असमानता एवं सामंती साम्राज्य था, अतः जनता के दुखों का पारावार बढ़ता ही जाता था। ऐसे में जनता नैतिक आचरण छोड़ अनैतिक करने लगी। चोरी, लूट, डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। जनता का ईश्वर और भाग्यवादी भावना की तरफ ध्यान बढ़ने लगा और एकता की भावना की जो कल्पना लोगों के मन में थी वो मात्र कल्पनाएं बनकर रह गई। रीतिकालीन साहित्य में सामाजिक जीवन की विलासिता, श्रृंगारिकता, नैतिक सौंदर्य, भक्ति नीति की उपेक्षा, समन्वय एवं राष्ट्रीयता का अभाव इन्हीं सारी परिस्थितियों की देन है। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। रीतिकालीन सामाजिक दुरावस्था का सीधा प्रभाव इस युग के धर्म, कला और संस्कृति पर पड़ा। कबीर, दादू, नानक, जायसी, तुलसीदास, सूरदास जैसे भक्तों एवं श्रेष्ठ संतों की वाणी अब केवल अनुकरण बनकर अनुयायियों में प्रचलित पर रह गई थी। भक्ति एवं नीति का विलुप्त होना, हिंदू मंदिरों एवं मुस्लिम मस्जिदों में आस्थाहीन आडंबरी धर्म लेकर उपस्थित हुआ। पुजारी, पंडित, मुला मौलवी धर्म के ठेकेदार बन गए और इनकी देखरेख में मंदिर, मस्जिद आडंबरयुक्त धर्म के केंद्र बन गए। सामान्य जनता को सही दिशा देने वाले और मर्यादा नीति की शिक्षा देने वाला कोई नहीं रहा। इससे जनता धार्मिक अंधविश्वासों, भाग्यवाद एवं तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगी। हिंदू मंदिरों में रामकृष्ण का 16 श्रृंगार किया जाने लगा। मंदिर विलासगृह बनने लगे और पीठाधीश राजाओं, सेठ साहूकारों एवं जमींदारों को अपना शिष्य बनाकर उनसे धन ऐंठने लगे। पीठाधीश, पुजारी, पंडे सभी विलासी हो गए। मुस्लिम धर्म में रोज़ा नमाज एक आदत सी बनकर रह गई। कुरान के सदुपदेश भूलकर जनता हिफ्ज करने लग गई थी। सारांशतः हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के मूल तत्व से दूर होने लगे और उनमें अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी भावनाएं घर करने लगी। धर्म के उपदेशक शीलहीन हो गए और उचित मार्गदर्शन के अभाव में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के मूल सिद्धांतों से दूर हो गए। अब हम देखते हैं साहित्यिक वातावरण। अधिकांश रीतिकालीन काव्य राज्याश्रय में लिखा गया था, अर्थात किसी न किसी राजा, महाराजा, सेठ साहूकार के दरबार में रहकर ही कवि और लेखक अपनी काव्य रचना किया करते थे। राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, जमींदारों, सेठ साहूकारों के आश्रय में रहकर कवियों ने काव्य रचना की, जिनमें हालांकि आश्रयदाताओं की अभिरुचि के अनुरूप अतिरंजित आलंकारिक शैली को प्रश्रय मिला जो जनजीवन से परे थी।
परंतु इससे कवियों को अपनी प्रतिभा और चमत्कार प्रदर्शन दिखाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही कवियों को राजाओं, नवाबों, सेठ साहूकारों के दरबार में उचित सम्मान भी दिया जाता था, जिससे प्रोत्साहित होकर कवियों ने विपुल परिमाण में साहित्य रचना की। कवियों को यश, कीर्ति और धन दौलत की अपूर्व सिद्धि प्राप्त थी। परिणाम यह निकला कि निश्चिंत होकर प्रतिभावान कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन अध्यापन किया और काव्यांगों जैसे रस, रस के अवयव, नायक नायिका भेद, रति क्रीड़ा एवं क्रीड़ा स्थलों, हाव भावों, हास विलास, श्रृंगारिक नक्शिक वर्णन, काव्य रीति, काव्य रूप, काव्य भेद, कवि भेद, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य वृत्ति, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति आदि के लक्षण ग्रहण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की तथा स्वरचित उदाहरण देकर हिंदी में आचार्यत्व की परंपरा चलाई। काव्य गोष्ठियों में, शास्त्रीय बंधनों में श्रृंगारिक कविता को सुनकर श्रोता प्रसन्न होते थे और कवियों की वाहवाही होती थी। साथ ही उन पर धन वर्षा भी की जाती थी। फारसी की अलंकारिक शैली का भी रीति कविता पर अपूर्व प्रभाव पड़ा। अतिरंजित अलंकारिक विशेषणों में नायक नायिका का नक्शिक वर्णन और उनकी रति क्रीड़ा का अतिरंजनापूर्ण वर्णन फारसी कविता के ब्रज भाषा काव्य पर पड़े प्रभाव को दर्शाता है। राजाओं की श्रृंगारिक विलासिता ने भी इस युग के काव्य में कल्पना शक्ति को बढ़ावा दिया, क्योंकि कवि की श्रेष्ठता मधुर काव्य रचना पर निर्भर करती थी और मधुर रचना कवि प्रतिभा से कल्पना पर ही निर्भर करती थी। चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला और नृत्य कला पर भी अरबी फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल बादशाहों ने आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं दिल्ली में सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें नृत्य, मुद्रा, नक्काशी और चित्रकारी अद्वितीय है। देशी राजाओं, नवाबों ने भी शास्त्रीय एवं लोक संगीत को महत्व दिया, विशेषतः ग्वालियर एवं जयपुर घरानों ने। लेकिन कलाओं का विकास राजाओं, नवाबों की रुचि के अनुकूल हुआ, इसलिए कवियों की प्रतिभा खुलकर प्रकट न हो सकी। इसके अलावा भक्ति, नीति, वीरता एवं प्रेम संबंधी स्वतंत्र रचनाएं भी लिखी गई। लोक जीवन के बीच सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए स्वतंत्रता के साथ कवियों ने स्वानुभूत प्रेम का स्वतंत्र चित्रण किया और जनजीवन को नीति एवं भक्ति की शिक्षाएं दी। इनकी रचनाएं काव्य शास्त्रीय प्रभाव से अछूती रही और जनजीवन के प्रेम, व्यापारों, नीतियों तथा भक्ति भावना को सहज ही अभिव्यक्त करती रही। अतः रीतिकाल का विपुल साहित्य गुण एवं परिमाण की दृष्टि से हिंदी साहित्य एवं भाषा की समृद्धि का सूचक कहा जाएगा, जिस पर हिंदी भाषा हमेशा गर्व करती रहेगी। धन्यवाद।